ओके, जैसे कि हमने गॉस थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है, राइट। आज हमने उसकी क्या करनी है, एप्लीकेशंस करनी है। गॉस थ्योरम की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, तो एप्लीकेशन जैसे इसकी टोटल 4 एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। आपकी एक चार्ज्ड वायर होगी, है ना, यूनिफॉर्मली उसको क्या किया होगा, हमने चार्ज किया होगा, ठीक है। मीन्स उसके ऊपर चार्ज को हमने क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। हमने है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आज कोशिश है हम ये दोनों टॉपिक इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लें। तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मान लीजिए आपके पास बहुत लंबी सी एक वायर है, ठीक है। उसके ऊपर आपने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, इस वायर, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक गिवन पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, हमने उस चीज को स्टडी करना है। ओके, देखिए इस चीज को जब भी मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम जब हमने यूज करनी है, जब भी हमें गॉस थ्योरम को क्या करना है, यूज करना है, व्हाट आई हैव टू कंसीडर, आई हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस। हमें एक चीज कंसीडर करनी पड़ती है, वो क्या, अरे माइक इसका ऑन है, माइक ऑफ कर दो। ओके, तो गॉसियन सरफेस को हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। मैंने तब भी, जब मैं गॉस थ्योरम पढ़ा रहा था, मैंने तब भी बताया था, अगर आपका एक सिंगल चार्ज हो तो उसके कारण, जहाँ सिंगल चार्ज कैसा होता है, स्फेरिकल नेचर होता है, तो उसके कारण जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल नेचर बनेगा। लेकिन अगर आपकी एक सिलेंड्रिकल वायर है ना, ऐसे वायर है, तो उसका नेचर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो उसके कारण जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंडर की फॉर्म में बनेगा। लेकिन ये जो वायर है बहुत लंबी है, तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किस पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आई हैव टू यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस उस तरह से बनाऊंगा कि ये जो सिलेंडर है, देखिए सिलेंड्रिकल वायर थी तो मुझे गॉसियन सरफेस कैसा बनाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और हमारा गॉसियन सरफेस इस तरह से बनता है कि जो गॉसियन का सरफेस होगा, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर बना है, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस सिलेंडर का सरफेस वहां से पास करना चाहिए। तो देखो, जो मैंने इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, तो मेरा ये जो सिलेंडर है, इसका सरफेस किस पॉइंट के ऊपर से पास हो रहा है, पी पॉइंट के ऊपर से पास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये जो सिलेंडर है, इसका जो सेंटर है, यानी कि जो इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस कौन कहलाएगी, जो आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। दो बातें बताइए, एक तो गॉसियन सरफेस आपका उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। दूसरा, ये जो सिलेंडर की एक्सिस होगी, है ना, एक्सिस क्या होती है, जो सेंटर से पास हो रही होती है, ये जो एक्सिस होगी वो कौन कहलाएगी आपकी, ये जो आपकी लंबी सी वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज। दो बातें। ओके, अब देखो ध्यान से, मैं एक बार कैमरा ऑन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको देख देख सको मुझे। देखो ये सिलेंडर है जैसे, तो सिलेंडर मैंने आपको जब भी मैंने बताया था, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है आपके किसके, सरफेस के, है ना। तो आज कैमरा काम नहीं करेगा, मैं यहीं से बताता हूँ आपको। तो जैसे ये सरफेस है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ये हमेशा कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। अब अगर कोई सिलेंडर होगा या कोई वायर है, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ना, वो कैसी होंगी, हमेशा इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इस बात को ध्यान में रखना आपने। देखिए, एक बार मैं फिर से कैमरा ऑन करता हूँ, शायद थोड़ा सा समझ आ जाए। जैसे ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलेगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से यहां से ऐसे निकल रही होगी। लेकिन जब मुझे प्लेन पे दिखाना, तो कैसे दिखाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरी होगी नीचे की तरफ। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ। यहां तक इस तरफ होगी, इस तरफ परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे भी नहीं हो सकती।
सिर्फ हमेशा क्या होगी, ये जो आपकी एक्सिस बनी हुई है इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर होगी बात। हमने प्रूव भी किया था कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, जहां से आपका क्या निकल रही होती है, वो जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो ये आपका देखो पूरी की पूरी वायर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, तो इस कंडक्टर के हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर होगी ऐसे करके, जहां आपकी तरफ आ रही होगी परपेंडिकुलरली। इसके पैरेलल नहीं हो सकती, कोई और एंगल पे नहीं हो सकती, मींस हमेशा कैसी होगी, 90 डिग्री पे होगी। आई होप ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी। इन सभी बातों को यूज करते हुए हमने क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। यहाँ पे जितनी बातें बताई, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे कंसीडर किया। तो डाउट पूछ सकता है, कोई भी पूछना चाहता है, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। कंसीडर एन इनफाइनिटली लॉन्ग थिन वायर, जैसे कि टॉपिक है, हमने एक लंबी सी वायर कंसीडर कर ली विद यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको हमने पढ़ा था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके साथ डिनोट करते हैं, लैम्डा के साथ। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी मैंने, किसके साथ डिनोट होता है, लैम्डा के साथ। इसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव हो तो लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर चार्ज आपका क्या है, नेगेटिव, तो लैम्डा क्या होगा, नेगेटिव। पहली बात। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, दूसरी बात देखो, एक यहाँ पे क्या बतानी है मुझे। ये पॉजिटिव चार्ज आपने कंसीडर किया था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे इस तरफ है, बाहर की तरफ। कैसे है, ऐसे करके बाहर की तरफ। अगर आपने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होती परपेंडिकुलर, पर होती कैसे, अंदर की तरफ ऐसे करके। ये बात बताइए तुम लोगों को, डायरेक्शन होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण। ओके, तो हमने क्या किया, एक वायर लंबी सी कंसीडर की, जिसका ऊपर जिसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। और लैम्डा को मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। अब आपने एक गॉसियन कौन सा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, जिसका रेडियस कितना है, आर। जिसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है। रेड कलर से बताता हूं मैं तुम लोगों को, तो जिसका रेडियस कितना है, आर है। ओके, एंड लेंथ कितनी है सिलेंडर की, लेंथ कितनी है सिलेंडर की, एल है। विद इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज एट इट्स एक्सिस। एक आपके पास क्या है, लॉन्ग लाइन ऑफ, मीन्स एक पास आपके पास ये जो वायर है ना, बहुत लंबी सी, ये कहाँ पे पड़ी हुई है, आपकी एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, किसकी एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है, इस सिलेंडर की, सेंटर से जो पास हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम। कहाँ पे, ये जो गॉसियन सरफेस है ना, चाहे आप यहाँ पे देखो, चाहे आप यहाँ पे देखो, चाहे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक ध्यान दो यहाँ पे, कल भी मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की थी। इस वायर से यहाँ पे तक डिस्टेंस कितना होगा, आर। इस वायर से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा, आर। इस वायर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, आर। इस वायर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, आर, क्योंकि रेडियस है सिलेंडर का। तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम। क्यों, ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के तो कांस्टेंट ही होता है, चार्ज भी इस वायर के ऊपर कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस भी अगर सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर जगह पे क्या रहने वाली है, आपकी सेम रहने वाली है। मींस इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं भी फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑल सच पॉइंट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। ये जो आपकी लाइन चार्ज है, इससे जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट का क्या है, सेम है। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, आगे बढ़ू मैं, एनीबॉडी हैव एनी डाउट। ओके, अब देखिए, यही वो आपकी डायग्राम बनी थी, इसके ऊपर चार्ज कैसा फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, ओके निशान, इसके ऊपर आपका जी पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली। आपने अच्छे से बना लेना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने पहले ही बता दिया कैसे होगी, इस तरफ बाहर की तरफ होगी, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस एक्सिस के ऊपर। अब इस सरफेस को मुझे व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस सरफेस को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है तीन पार्ट में। क्या करूंगा मैं, इस सरफेस को तीन पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आप बोलोगे सर कैसे डिवाइड करोगे, देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, एक सरफेस मैं मान लूंगा ये वाला, देखो इसको तीन पार्ट में, एक पार्ट मेरा ये है, दूसरा पार्ट मेरा ये है, और तीसरा पार्ट मेरा ये है। आपको पता ना, सिलेंडर तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ये सर्कुलर, एक इधर सर्कल लगा होता है, और इधर क्या होता है आपका, कर्व्ड सरफेस। तो इसको मैंने क्या कर लिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया उसी हिसाब से। किसको, इस सिलेंडर को। एक हिस्सा ये है, दूसरा ये कर्व्ड सरफेस है, तीसरा ये सर्कुलर है।
और ये भी सर्कुलर है। इस तरह से इसको मैंने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया। तो ए पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे इसका भी सरफेस, इसका भी एरिया होगा, इसका भी एरिया होगा और इसका भी एरिया होगा, क्योंकि मुझे गॉस थ्योरम यूज करनी है तो मुझे एरिया को तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एरिया एलिमेंट मान लेता हूँ, कितना, ds1। यहाँ पे भी एरिया एलिमेंट मान लेता हूँ, ये जो हिस्सा है इसको कितना मान लेता हूँ, ds2। और यहाँ पे भी एक एरिया एलिमेंट मान लेता हूँ, कितना, ds3। अब मुझे पता है जब भी एरिया एलिमेंट बनाना होता है व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ता है बताओ मुझे उसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है एक नॉर्मल, वो भी कैसा, बाहर की तरफ, यानी कि मुझे एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। इसके ऊपर यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा, इस एरिया एलिमेंट के ऊपर यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसके ऊपर भी यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। क्यों, क्योंकि क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस से। ये क्यों ऐसा बना दिया सभी को पता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, एन कैप। कैसे लिखेंगे इसको, एन कैप। कैसे लिखेंगे इसको, एन कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं सरफेस 1 की, इस सरफेस की बात करूं, फर्स्ट सरफेस की, इस केस में आपकी जो ये जो एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, चलिए इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, थोड़ा सा पहले अभी मैथमेटिकल क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ओके। तो सभी को विजिबल है ना पेज, ओके। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है अगर मैं क्या कर दूं, क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं किसकी, ई डॉट ds की, तो मुझे क्या मिलता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पता है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये कैसी इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन है। कैसी इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि इस इंटीग्रेशन के अंदर ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है और ये सरफेस भी है, तीनों सरफेस है। लेकिन मैंने इस सरफेस को क्या कर दिया, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैं इंटीग्रेशन को क्लोज क्यों कैसे लिख सकता हूं, इसको खोल के लिख सकता हूं, ओपन कर दूंगा इस इंटीग्रेशन को। कैसे, इस पार्ट से मिलके बनी हुई है, इस पार्ट से मिलके बनी हुई है और तीसरे पार्ट से, 3 पार्ट से मिलके बनी हुई है ना आपकी इंटीग्रेशन। तो उसी के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 1, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 3, 3 सरफेस से इंटीग्रेशन बनी हुई है। तो मैं सरफेस देखो कैसे लिख रहा हूं उसको, तो मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट ds1, कौन से सरफेस की, ds1 की इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सरफेस 1 की। उसके बाद प्लस कौन सी सरफेस की कर रहा हूं, सेकंड सरफेस की। कौन सा सेकंड सरफेस है, ये वाला, इस सरफेस की इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, ई डॉट ds2 लिखूंगा। फिर उसके बाद किस सरफेस की कर रहा हूं, s3 की। कौन सा सरफेस, थर्ड सरफेस, सॉरी इसको ब्लू ब्लैक कलर से लिख देता हूं, इस सरफेस की, थर्ड सरफेस की। तो क्या लिखूंगा, ए डॉट ds3। इन तीनों को कंबाइन करके ही मुझे ये क्लोज इंटीग्रेशन मिलती है। तो मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, ऐसे करके ओपन कर दी इंटीग्रेशन। क्या ये बात सभी को क्लियर है, मैंने ये ओपन कर दिया इंटीग्रेशन ये वाली, तो किसके इक्वल है, ये इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या किसी को यहां तक डाउट है, एक बार मुझे पूछ सकता है, जतिन, काशवी, आकाश, मन्नू, मुस्कान, नैन्सी, निंदिया, निशान, पूनम, राहुल। ओके, No sir, no doubt. ओके फाइन, नो फाइन। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो लेट के लेक्चर सुन रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स लेट के भी लेक्चर सुन रहे होते हैं, क्या बात है, कई बार गलती से जब उनसे कैमरा ऑन होता है तो। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, मैं सरफेस सेकंड की बात कर रहा हूँ, और जो आपका ds एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है, इसी तरफ है। जब डायरेक्शन सेम हो तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। यानी कि सरफेस सेकंड में ध्यान रखना है, एंगल कितनी रह रही है आपकी, 0। किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में और ds2 के बीच में। लेकिन बात करते हैं सरफेस 1 और सरफेस 2 की। देखो सरफेस 1 का क्या केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसी रहेगी आपकी इस तरफ, लेकिन जो एरिया एलिमेंट है आपका उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री। इस केस में भी देख लो, सरफेस ds3 की बात करें तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, एरिया एलिमेंट की इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितनी, 90 डिग्री। जाने की
क्या बताया मैंने आपको, देखो एक बार इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके फाइन। तो मैंने आपको बताया क्या, मैंने ये बताया, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। सरफेस वन का क्या केस था, मैं डॉट प्रोडक्ट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ई डी एस वन कॉस थीटा होता है, लेकिन सरफेस वन के केस में एंगल कितनी थी, 90 डिग्री, प्लस एस टू क्या था, ई डॉट डी एस था ना, डी एस टू था, तो यहाँ डी एस टू, लेकिन सरफेस टू और डी एस टू के बीच में एंगल कितनी थी, 0 डिग्री। और सरफेस थ्री के केस में क्या था, ई डॉट डी एस थ्री था, तो मैं इसको हटा के लिखूंगा डी एस थ्री, तो एंगल तीसरे केस में क्या थी, 90 डिग्री। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अब देखो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो हमारे पास सिर्फ बचा कितना, क्या बचा हुआ हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, एस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपकी सरफेस के ऊपर क्या है, सेम है, तो इसको तो मैं बाहर रख दूंगा, सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी होगी, डीएस की होगी। कौन से सरफेस की हो रही है, ये टू भी लिख लो इसके साथ, कौन से सरफेस की हो रही है, डीएस टू की, किसके इक्वल है ये आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डीएस टू की इंटीग्रेशन कर रहा हूं भाई साहब मैं, तो क्या होगा, मैं इसकी भी नहीं कर रहा, इस सर्कुलर पाथ की भी नहीं कर रहा, तो आप फिर किसकी कर रहे हो, ds2 की, यानी कि इस सरफेस की, ये सरफेस है ना, इस सरफेस की इंटीग्रेशन करोगे, मींस आपने ds2 की इंटीग्रेशन की है, ध्यान देना, इतने से हिस्से की। जब इतने से हिस्से की इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये वाला, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, मींस बाहर वाला जो एरिया होगा सिलेंडर का, और सिलेंडर का एरिया का फार्मूला भी आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलने वाला है जब मैं ds2 की इंटीग्रेशन करूंगा, तो मीन इंटीग्रेशन ऑफ ds2 विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सिलेंडर। और एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे लिखेंगे बताओ मुझे, क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर एल होता है, वेरी गुड, क्या होता है 2 पाई आर एल, तो ये इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई आर एल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। फाइन, कोई शक है इसमें किसी को, आई होप किसी को कोई शक नहीं होगा। इस टर्म को उठा के मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिस चीज को फाइंड करना तो उसको एक तरफ रखो, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ भेज दो, ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना, तो मैं लिख दूंगा इसको, दूसरी तरफ भेज दूंगा इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, E इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन, देख लेते हैं एक बार क्या था, Q अपॉन 2 पाई आर एल, क्या है, Q अपॉन 2 पाई आर एल, और साथ में क्या था इसके नीचे, एप्सिलॉन नॉट भी था, वो भी लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देना, क्या इस चीज को किसी ने कहा कहीं पे देखा हुआ है, ये चीज को बताओ मुझे, देखते हैं किसकी मेमोरी शॉर्प है। वेरी गुड, है ना, किसने बताया, आज तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। ओके, तो बहुत सही आंसर बताया, अभी मॉर्निंग में ही लेक्चर शुरू होते ही, वैसे अभी तो मॉर्निंग है लेक्चर, हाँ लेक्चर शुरू होते ही मैंने आपको क्या बताया था, लैम्डा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन लैम्डा इक्वल टू, व्हाट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एल होता है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज E इक्वल टू, क्या लिख दूंगा मैं, क्यू अपॉन एल की जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किस केस में, जब वो एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एक लंबी सी इनफाइनाइट जिसकी लेंथ है, जब उसके ऊपर हम कोई चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है गिवन पॉइंट के ऊपर, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर क्या है,
ये आर क्या है, उस वायर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन से पॉइंट तक का डिस्टेंस, ध्यान से देखो। मुझे क्या करना था, मैं दूसरी डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ये वाली। मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी ना, पी पॉइंट के ऊपर। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना था, आर। ये वो डिस्टेंस है, मीन इस वायर से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है आपका, आर है। ये वो डिस्टेंस है। ये मत सोच लेना कि ये आपका रेडियस है सिलेंडर का। हमने सिर्फ सिलेंडर को कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस, है ना। ये कंसीडर करना पड़ता है हमने गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए। ओके, हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ये बात बता दिया, अगर लैम्डा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, बाहर की तरफ। और लैम्डा कैसा होगा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की तरफ। ये मैंने पहले ही बात बता दी आपको, और मैं यहाँ पे बाद में लिख दूंगा आपके नोट्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर उस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आपका एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब ये आपका स्फीयर है, इसके अंदर से ये कैसा, खोखला, अंदर से खाली शेल की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो पहला केस क्या है, फील्ड आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो कंसीडर कर लो एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और सेंटर क्या है, ओ है। उसके ऊपर आपने चार्ज प्लस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैसा, यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द शेल। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर शेल है तो उसके कारण जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल शेप में बनेगा। इमेजिन ए स्फीयर S1 विद सेंटर O, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज सेम डायरेक्टेड आउटवर्ड। नहीं समझ आई, जो भी यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए एक बार इसको मैं इरेज कर दूं, फाइन। मैंने क्या समझाया, क्या बोला वहां पे, इतनी बड़ी कहानी मैंने ये सिंपल सी बात बोली। मैंने बोला है मेरे पास एक खाली क्या है, स्फीयर है, यानी कि हॉलो स्फीयर है। कैसा है, थिन है, मीन्स उसकी जो चादर है ना बाहर से मोटाई, इस वो कैसी है, पतली है। इसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैसा, वो भी प्लस क्यू, ठीक है। वैल्यू हो सकती है, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा हूँ, या कितना कैसा चार्ज आपका इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और इस स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर था कि कैपिटल आर था, हाँ कैपिटल आर। तो इस जो आपका स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना मानना हुआ हमने, कैपिटल आर मानना हुआ है। तो ये इसका रेडियस हो गया, कितना, कैपिटल आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, इसका ये सेंटर क्या है स्फीयर का, ओ है, ये बात मानी हुई है। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस पॉइंट के ऊपर, कौन सा पॉइंट, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पी पॉइंट के ऊपर। ओके, एक सेकेंड, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जब भी जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, यू हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाओ कि वो सरफेस उस पॉइंट से पास हो जहां पे आपको क्या करनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब आपने गॉसियन सरफेस बना दिया, कैसा बनेगा, वो स्फेरिकल नेचर का बनेगा। और इस गॉसियन सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक आपका इसका रेडियस जो रहेगा, वो मान लीजिए रेडियस कितना है आपका, वो रेडियस है आपका स्मॉल आर। कितना रेडियस है इसका, स्मॉल आर है। ओके, ये लीजिए स्मॉल आर, फाइन। अब देखो ये बात भी क्लियर होगी, आपका गॉसियन सरफेस भी बन गया। जब भी गॉसियन सरफेस बना लो तो सबसे आसान काम क्या होता है, गॉस थ्योरम यूज करने का। हमें क्या बनाना पड़ता है कि एरिया लिमिट बनाना पड़ता है। ये लीजिए गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एरिया लिमिट भी बना दिया, जिसका नाम क्या दे दिया, ds। इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है, बताया हुआ है एन कैप, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैसा आपका, पॉजिटिव, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, वो भी बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लीजिए मैंने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बना दी, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये पूरी डायग्राम में किसी को कोई डाउट आया तो पूछ सकता है, कैसे बना दी मैंने। ओके, यहाँ पे जो सारी चीजें मैंने, अच्छा सरफेस का नाम भी रखा हुआ था वो भी दे देते हैं।
ओके, तो ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया ना, इसका नाम क्या लिखा हुआ वहां पे हमने, S1, इसका नाम क्या हो गया, S1 हो गया। कुछ जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ऐसे नाम रख दिया हमने इसका। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपने यहाँ पे एक लाइन लिख लेनी है, इससे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिख लेना है इसको। तो क्या होता है, ई डॉट डी एस, ऊपर इसके ऊपर वेक्टर भी लगेगा, वेक्टर का साइन भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो क्या आ जाएगा, ए डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, डीएस भी इसी तरफ है, ई भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री, यही होगी ना। तो ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू क्या, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। रीजन जहां पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी चेक करोगे क्या रहेगी, सेम रहेगी। रीजन बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि रेडियस है आपका स्फीयर का। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होनी है, डीएस की। किसकी होनी है, डीएस की। बढ़ते हैं आगे, देखिए। तो बताओ मुझे, डीएस की इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ मुझे, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ, देखते हैं कौन बताता है, बोलो बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल्स टू, किसी को नहीं पता, जब सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, एम आई ऑडिबल टू यू? बोल दो यार, या नहीं पता चल रहा। 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। पर आर कौन सा, कैपिटल आर कि स्मॉल आर? क्यों ऐसा हुआ, तब तक मैं बता देता हूँ क्योंकि, हाँ बोलो क्या, जल्दी बोलो जल्दी, तब तक मैं आगे बता देता हूँ। आगे क्या देखो, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो, डीएस की। और डीएस किसका मानना हुआ आपने, इस बड़े स्फीयर का। इस बड़े स्फीयर का आपने क्या मानना हुआ है, स्मॉल एरिया एलिमेंट माना हुआ डीएस। जब आप इसकी क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा किसका, स्फीयर का। कौन से स्फीयर का, S1 स्फीयर का। क्लियर है बात। और S1 स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे मुझे क्या, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया स्फीयर क्या होता है, बताओ मुझे। 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर कौन सा, स्मॉल, 4 पाई स्मॉल आर। वेरी गुड। हाँ, दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू Q अपॉन, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ बेच के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मैंने कैसे कर दिया, किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट, ये कैसे लिख दिया मैंने? नो सर, नो डाउट। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि मैंने 4 पाई आर स्क्वायर को इस तरह भेजा, और इसको सिंपल सा थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल गया। अब देखिए आगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, पता है आपको ये चीज, इसको देखो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, स्क्वायर तो लगाया नहीं ऊपर मैंने, इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना। तो इस फॉर्मूले को आपने देखा है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और याद करो, ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था कब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण भी आपका क्या फॉर्मूला आता था, ये वाला फॉर्मूला आता था। तो मैं यहां से ये कंक्लूड करूंगा कि आपके कोई भी स्फीयर हो, ध्यान से सुनना, ये आगे जाके हम वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, वहां पे जरूरत पड़ेगी इसकी। कोई भी आपका स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उसके सरफेस के ऊपर अगर आपका चार्ज रख दोगे, वो सारा चार्ज, ये जो स्फीयर है, ये कैसा काम करना शुरू कर देगा, दिस स्फीयर विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। ये सरफेस कैसा काम करना शुरू कर देगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करना लगेगा। और हमें ऐसा फील होगा कि इसका जो नेट इफेक्ट है वो कहां से है, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। जितना भी इसका इफेक्ट हमें लेना होगा वो कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। किसके सेंटर से लेंगे, इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख के भी रखा हुआ है, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर आप स्फेरिकल शेल के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ रहे हो, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो कि हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया था उसको, तो फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज as if the entire charge of the shell
इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल, जो कि मैंने बात अभी बताई। ये ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो चार्ज है आपका वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, आपका सेंटर ऑफ द शेल, शेल के बिल्कुल सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए आपको फार्मूला भी वैसा ही देखने को मिला। नेक्स्ट चलते हैं हम, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, क्या हो, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे नहीं, ये एक्चुअली शेल आपका ये था, ये बाहर जो डॉटेड वाला मैंने शेल बनाया हुआ है आपका, स्फेरिकल शेल बनाया हुआ, ये तो आपने आपका गॉसियन सरफेस है, इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, डॉटेड वाला। एक्चुअल शेल जो आपका ये है जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था। बात समझ आ रही होगी। मैं कह रहा हूं पहले तो आपने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनानी थी, इसलिए गॉसियन सरफेस भी आपका इधर बना। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे फाइंड करनी है, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है, तो गॉसियन सरफेस भी इसी के ऊपर बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई सभी को? मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, आपको वहीं पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। पहले यहां पे फाइंड करनी थी, इसलिए गॉसियन सरफेस यहां पे बनाना पड़ा। अब मुझे कहां पे फाइंड करनी है, उसी शेल के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, मुझे यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो गॉसियन सरफेस भी कहां बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। क्या डाउट है किसी को यहाँ पे? अब जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, यही होगा। पहले कितना था वो, पहले हमने कितना लिया था, आर, अब आर किसके बराबर, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, आपका कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है कि नहीं है, जो मैंने अभी बताई? मैं क्या कह रहा हूं, तब तक आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला जब आप सरफेस ऑफ द शेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हो, उस समय स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, आपका कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। देयरफॉर आपको पता है अभी जस्ट आपने फॉर्मूला ड्राइव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, क्या था, E इक्वल्स टू, बताओ मुझे, Q अपॉन, क्या हो गया इसको, ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर था। इस बार स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आर इक्वल्स टू आर इन दिस केस। क्लियर है बात सभी को? ओके अब देखो यहाँ पे, इफ सिग्मा, देखा था इसको हमने, किसी को याद आ रहा है ये सिग्मा क्या है? इफ सिग्मा यानी कि क्या है ये आपकी, अभी नाम लूंगा तो याद आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद आया कुछ? तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा के साथ लिखते हैं। तो इफ सिग्मा क्या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, ऑफ द शेल या ऑन द शेल, देन ऑन द शेल, देन अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। दिस इंप्लाइज, आपको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, Q इक्वल्स टू, सॉरी मैं इधर ही लिख देता हूं आपके लिए रेड पेन से, देखो क्या होता था फॉर्मूला, सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। वेरी गुड, Q अपॉन ए। ए क्या है आपका, एरिया, एरिया किसका यहाँ पे आपका, स्फेरिकल शेल का, और स्फेरिकल शेल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो Q की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, इस 4 पाई आर को स्क्वायर को इस तरह भेज दो। तो मुझे बताओ Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या ये लिख सकता हूँ Q की जगह, ये जो Q है ना, इसकी जगह मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, Q की जगह लिख रहा हूं मैं 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। क्या ये मैंने कैसे लिख दिया, सभी को पता चला? और डिनोमिनेटर में क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या किसी को कुछ डाउट है? ये चीज मैंने ना Q इसके इसको इस तरह भेज दिया, तो मेरे पास Q किसके बराबर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा के बराबर आ गया। फाइन, तो ये Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये पूरी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई गया, आर स्क्वायर भी गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा फार्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमें फार्मूला देखने को मिलता है इस केस में, दैट इज E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में तो नहीं है कैपेसिटर वाला केस, स्फेरिकल केस में, फिर भी वहां पे इसका जरूरत पड़ती है हमें पढ़ने के लिए। फिर भी लास्ट केस है जो आज का, वो क्या है, पहले हमने क्या किया, ये आपका स्फेरिकल शेल था, एक सेकेंड,
ये आपका स्फेरिकल शेल था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने प्लस क्यू दिया हुआ था। पहले हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फिर हम कहाँ पे आगे, इस शेल के ऊपर ही आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अंदर फाइंड करेंगे, इसके अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले बाहर थे, फिर इसके ऊपर आए, अब इसके कहाँ चले गए, अंदर चले गए, शेल के अंदर चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। अब खुद सोच के देखो यार, हम अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बाय द वे पहले क्लियर कर दिया है। ये तो आपका स्फेरिकल शेल है ना, ब्लू कलर का, जो कि, और डॉटेड वाला आपको, अब आपको मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे मुझे गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, एन कैप, और ये क्या है, ds। बात क्लियर हो रही होगी? ओके। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, खुद सोच के देखो, चार्ज आपका यहाँ पे है, चार्ज आपका यहाँ पे है, लेकिन गॉसियन सरफेस तो इधर है। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है कि नहीं है, बताओ मुझे। नो सर, नहीं है। गॉसियन सरफेस के अंदर जब चार्ज नहीं होता तो फ्लक्स होता है नो सर। है ना, यही तो मैंने बताया हुआ है। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर आपका चार्ज ही नहीं है तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होने वाली है, आपकी जीरो होने वाली है। देखिए, if point P where we have to calculate the electric field intensity inside the cell, Gaussian surface is the surface F2 passing through P with center O, the radius क्या होगा, छोटा होगा, किससे, कैपिटल R से। as the charge inside the spherical shell is zero, spherical shell के अंदर वो क्या है, चार्ज जीरो है। Gaussian surface enclosed no charge, therefore electric flux आपका क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। हमने देखो डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्या आई थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन Q की वैल्यू कितनी है, जीरो। देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू जीरो। क्या ये बात क्लियर होगी? इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा टाइम भी होने वाला है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? इस डायग्राम को मैं प्रॉपर बना के आपको भेज दूंगा, किसी को कोई डाउट है? नो सर, ओके। बाकी स्टूडेंट? नो सर, नो डाउट। ओके। बाकी भी आते भी हैं या सिर्फ अटेंडेंस देने आते हैं बाकियों की? मुझे सुनेहा, आपको कोई डाउट है? नो सर, ओके। सुनीता सेज नो। सुनेहा आप बता दो मुझे, नहीं तो पर्सनल मैसेज करके बता दो सर। निशान नो सर, नो डाउट, ओके फाइन। तो नो सर। अब ये लेक्चर ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है।